वैसे तो इतिहास में बहुत सी घटनाएं हुई हैं, बट कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो लोगों के दिलो दिमाग में डर का, असहज का, आंसुओं का छाप छोड़ देती है। इन्हीं में से एक घटना थी साल 2016 की फ्लाई दुबई फ्लाइट 981 प्लेन डिजास्टर, जिसमें टोटल 62 लोगों की दर्दनाक जान चली गई थी, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये उड़ान उनकी जिंदगी का, उनकी सांसों का आखिरी उड़ान होगा। ऐसा क्या हुआ था फ्लाई दुबई फ्लाइट 981 के साथ, किसकी गलती होती है, कौन इस घटना के लिए जिम्मेदार होता है, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, आई एम सूरज के प्रकाश, वेलकम टू दी फैक्ट्स एंड फैक्ट्स चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। डेट 19 मार्च 2016 बोइंग 737-800 सीरीज की प्लेन फ्लाई दुबई फ्लाइट 981 55 पैसेंजर्स एंड 7 क्रू मेंबर्स के साथ अपने लोकल टाइम रात 10:20 पे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रसिया के रोस्तोव ऑन डॉन एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। ये लगभग 3.5 घंटे का सफर होता है, जिसे रात को 1:15 पे रोस्तोव एयरपोर्ट पहुंचना होता है। इस प्लेन को 2 पायलट्स मिलकर ऑपरेट कर रहे होते हैं, जिसमें साइप्रस के 37 वर्षीय कैप्टन एरिस्टोस सोक्रोतोरोस होते हैं, जिन्हें टोटल 6000 घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस होता है, इंक्लूडिंग बोइंग 737 में 4905 घंटे। अरिस्टोस की फ्लाई दुबई एयरलाइन कंपनी के साथ ये आखिरी उड़ान होती है, क्योंकि इसके बाद अरिस्टोस फ्लाई दुबई कंपनी को छोड़कर दूसरी एयरलाइन कंपनी रेयान एयर ज्वाइन करने वाले होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे फ्लाई दुबई एयरलाइन कंपनी की पॉलिसी एंड वर्कलोड की वजह से काफी स्टाफ खुश नहीं रहते हैं, जिसमें एक अरिस्टोस भी होते हैं। वहीं बात करें फर्स्ट ऑफिसर की, तो स्पेन के 36 वर्षीय अलेजांद्रो क्रूज अलावा होते हैं, जिन्हें टोटल 5700 घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस होता है, इंक्लूडिंग बोइंग 737 में 1100 घंटे। अलेजांद्रो ने 2013 में फ्लाई दुबई एयरलाइन को ज्वाइन किया था। इसके पहले उन्होंने 2 रीजनल एयरलाइंस कंपनी कैनारी आइलैंड बिंतर एंड नाइसा के लिए काम किया था। इंटरस्टेट एविएशन कमेटी IAC के दिए गए रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों पायलट्स की रोस्तोव एयरपोर्ट रसिया के लिए यह फर्स्ट उड़ान थी। इट मींस इसके पहले इन दोनों पायलट्स ने रोस्तोव एयरपोर्ट पे प्लेन की लैंडिंग नहीं की थी। वहीं दूसरी ओर बात करें यदि रोस्तोव ऑन डॉन एयरपोर्ट के वेदर की, तो उस टाइम पे वहां का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था। रिपोर्ट की माने तो एयरपोर्ट के पास लोएस्ट एल्टीट्यूड विजिबिलिटी ओनली 2070 फीट था, जबकि विंड की स्पीड तकरीबन 35 नॉट्स थी, जो कि विमान के लैंडिंग के हिसाब से बहुत ज्यादा थी, क्योंकि आमतौर पर रिकमेंडेड विंड स्पीड 10 से 25 नॉट्स होनी चाहिए। साथ ही तेज हवाएं वहां से गुजरने वाले प्लेन में टर्बुलेंस मींस शेक्स क्रिएट कर रही थी। तो ये थी रोस्तोव एयरपोर्ट की वेदर रिपोर्ट। इस क्रैश में इन्वॉल्व फ्लाई दुबई एयरलाइन कंपनी UAE की गवर्नमेंट ऑन कंपनी है, जिसे काफी लो कॉस्ट एयरलाइन कंपनी माना जाता है। इसके साथ ही सेफ्टी के लिहाज से ये कंपनी वन ऑफ द सेफेस्ट एयरलाइन कंपनी मानी जाती है, क्योंकि इस घटना के पहले इस कंपनी के प्लेन में किसी भी तरह का क्रैश नहीं हुआ था। साल 2015 में इस क्रैश के 1 साल पहले फ्लाई दुबई एयरलाइन कंपनी ने IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सेफ्टी ऑडिट को भी पास किया था। बात करें यदि 19 मार्च की रात को, तो उस दिन फ्लाइट 981 को लोकल टाइम रात 9:45 पे दुबई से उड़ान भरना होता है, लेकिन उड़ान के टाइम पे दुबई एयरपोर्ट पे 2 प्लेन्स की लैंडिंग की वजह से फ्लाइट 981 35 मिनट लेट हो जाता है एंड फाइनली फ्लाइट 10:20 पे दुबई एयरपोर्ट से रोस्तोव एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। मॉस्को स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग तकरीबन 1:20 पे फ्लाइट 981 रोस्तोव डॉन एयरपोर्ट के पास पहुंचती है, लेकिन मौसम बहुत ज्यादा खराब होने के कारण लैंडिंग अप्रोच के दौरान प्लेन को ATC के एडवाइजरी में पायलट होल्डिंग पैटर्न पे डाल देते हैं। बता दें आपको, होल्डिंग पैटर्न में प्लेन को स्पेसिफाइड एयर स्पेस के अंडर एंड एयरपोर्ट के आसपास उड़ान भरकर तब तक चक्कर लगाते रहने होते हैं जब तक ATC के साइड से लैंडिंग के लिए क्लियरेंस नहीं मिल जाती है। जब फ्लाइट 981 होल्डिंग पैटर्न पे होती है, उसी टाइम पे रशियन एयरलाइन एरोफ्लोट फ्लाइट 1166 रोस्तोव एयरपोर्ट पे लैंडिंग की कोशिश करती है, लेकिन 3 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के कारण पायलट इसे दूसरे एयरपोर्ट पे डाइवर्ट करने का निर्णय लेते हैं, जो तकरीबन 2:59 पे रशियन सिटी क्रास्नोडार एयरपोर्ट पे सक्सेसफुली लैंड करती है। यदि यही डिसीजन फ्लाइट 981 के पायलट ने लिया होता तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती।
तकरीबन 2 घंटे तक होल्डिंग पैटर्न पर रहने के बाद फ्लाइट 981 एक बार फिर से लैंडिंग के लिए रोस्तोव एयरपोर्ट के रनवे 22 पे अप्रोच करती है, लेकिन लैंडिंग के दौरान तेज हवा के कारण प्लेन की एयर स्पीड अचानक से 23 नॉट्स मींस 43 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है। सडनली स्पीड बढ़ने के कारण पायलट्स फिर से गो अराउंड करने का डिसीजन लेते हैं, जिसमें कैप्टन लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट करके फ्लैप सेटिंग को रिड्यूस कर देते हैं। अचानक से लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट एंड फ्लैप रिड्यूस होने के कारण प्लेन के गो अराउंड में ऊपर की ओर उड़ान भरने में कंट्रोल कॉलम को पुल करने में पायलट को बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा था, जिसके कारण कैप्टन नोज डाउन ट्रिम बटन को ऑन कर देते हैं एंड साथ ही कंट्रोल कॉलम को पुल करते हैं। इस एक्टिविटी के कारण प्लेन नीचे की ओर पिच डाउन होकर 45 डिग्री पे कर्व हो जाता है एंड रनवे की ओर डिसेंड होने लग जाता है। तकरीबन 3:42 पे प्लेन 45 डिग्री से डिसेंड होते हुए रनवे 22 से टकरा कर क्रैश हो जाता है, जिसमें सभी 55 पैसेंजर्स एंड 7 क्रू मेंबर्स की उसी टाइम दर्दनाक मौत हो जाती है। इन पैसेंजर्स में 4 बच्चे सहित 44 लोग रूस के नागरिक थे, 8 लोग यूक्रेन से थे, 2 भारत से थे एंड 3 उज्बेकिस्तान के नागरिक होते हैं, जिनमें 30 पैसेंजर्स रूस के सबसे बड़े टूर ऑपरेटर नताली टूर्स की ओर से एज ए टूरिस्ट छुट्टियां मनाने आए थे। इस क्रैश के बाद रसिया के इंटर स्टेट एविएशन कमेटी ने रशियन एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर्स, यूएई की एविएशन अथॉरिटी, यूएस जहां प्लेन को मैन्युफैक्चर किया गया था, फ्रांस जहां प्लेन के इंजन को मैन्युफैक्चर किया गया था, यूएस टीम एनटीएसबी, बोइंग एक्सपर्ट्स एंड फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलकर एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई, जिन्हें इस क्रैश में इन्वॉल्व एरर को फाइंड आउट करने की जिम्मेदारी दी गई। इस इन्वेस्टिगेशन में रशियन इन्वेस्टिगेट कमेटी ने 50 से ज्यादा इन्वेस्टिगेटर्स को पॉसिबल लिस्ट ऑफ एरर के चेकलिस्ट बनाने को सौंपा, जिसमें सभी एरर्स इन्वॉल्व थे। फॉर एग्जाम्पल क्रू एरर, टेक्निकल एरर, वेदर कंडीशन, टेररिज्म एंड लाइक दैट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। इस क्रैश के अगले दिन 20 मार्च को इन्वेस्टिगेटर्स ने मलबे की सर्वे कंप्लीट किए एंड दोनों एफडीआर के डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए मॉस्को भेज दिया। 21 मार्च को एफडीआर एंड सीवीआर के डेटा को इन्वेस्टिगेटर्स डाउनलोड कर लेते हैं, जिसमें रिकॉर्डर्स क्रैश के पहले तक परफेक्टली काम कर रहा था। साथ ही सभी मलबा को कलेक्ट करके इन्वेस्टिगेटर्स का एक ग्रुप प्लेन को हैंगर पे रिकंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करते हैं। बता दें आपको, हैंगर टेक्निक में प्लेन के मलबा को कलेक्ट करके प्लेन को कम्प्लीटली रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। साथ ही इन्वेस्टिगेटर्स का सेकेंड ग्रुप एयरक्राफ्ट में यूज हुए मटेरियल को कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। क्रैश के 4 दिन बाद 23 मार्च को इन्वेस्टिगेटर्स रोस्तव एयरपोर्ट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड एटीसी एंड पायलट के बीच हुए कम्युनिकेशन को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। साथ ही उस दौरान एटीसी की जिन अदर प्लेन्स के साथ कम्युनिकेशन हुई थी, उन सभी को भी एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। 29 मार्च 2016 को आईएसी ने अनाउंस किया कि प्लेन में किसी भी तरह की टेक्निकल एरर या फॉल्ट नहीं मिला, जिसका मतलब प्लेन में सारे फंक्शन क्रैश के पहले तक परफेक्टली काम कर रहे थे। साथ ही आईएसी ने यह भी बताया कि प्लेन का एयरवर्थनेस सर्टिफिकेट वैलिड था एंड जितने भी मेंटेनेंस हुए थे उसकी हिस्ट्री भी वैलिड थी। तो इन सभी अनाउंसमेंट की डॉक्यूमेंटेशन करके आईएसी ने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट 20 अप्रैल 2016 को पब्लिश की, बट फाइनल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर अभी भी इन्वेस्टिगेटर्स काम कर रहे थे। इस क्रैश के तकरीबन 3 साल बाद 26 नवंबर 2019 को आईएसी ने इसको फाइनल रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें इन्वेस्टिगेटर्स ने क्रू एरर एंड इनकरेक्ट एयरक्राफ्ट कॉन्फ़िगरेशन को इस क्रैश के लिए जिम्मेदार माना। साथ ही इनकरेक्ट एयरक्राफ्ट कॉन्फ़िगरेशन में आईएसी ने यह लिखा कि गो अराउंड प्रोसीजर के दौरान लैंडिंग गियर एंड फ्लैप रिट्रैक्शन के बाद थ्रस्ट लीवर को मैक्सिमम पर रखा गया था, जिसके कारण तेज हवाओं की वजह से लाइटवेट एयरक्राफ्ट पे एक्सेसिव फोर्स लगा था एंड एज अ रिजल्ट प्लेन का नोज लिफ्ट स्टार्ट हो गया था। साथ ही अपने स्टेटमेंट में इन्वेस्टिगेटर्स ने यह भी मेंशन किया कि प्लेन में साढ़े 8 घंटे तक उड़ान भरने का फ्यूल था, लेकिन 6 घंटे पहले ही प्लेन को अग्रेसिवली लैंडिंग करवाने का क्रू द्वारा निर्णय लिया गया था। इस क्रैश के बाद रशियन गवर्नमेंट ने ईच विक्टिम को $15,000 एज ए कंपनसेशन देने का वादा किया। वहीं दूसरी ओर फ्लाई दुबई के एक कर्मचारी ने अपनी पहचान छुपाकर रखने की शर्त पे बीबीसी मीडिया को यह बताया कि 600 में से 25 पायलट ने एक साथ इस एयरलाइन कंपनी से अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसके कारण बाकी के पायलट्स पे वर्कलोड काफी ज्यादा बढ़ गया है।
साथ ही स्टाफ के पास शिफ्ट के बीच में आराम करने के लिए भी समय नहीं होता है। इन रिपोर्ट्स के ऊपर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्लाई दुबई एयरलाइन के सीईओ गैथ एल गैथ से मीडिया ने सवाल पूछे तो उन्होंने यह बोलकर जवाब को टाल दिया कि हम एम्प्लॉय डेटा एंड प्राइवेसी को पब्लिकली ओपन नहीं कर सकते। खैर सच्चाई जो भी हो, बट एक सच्चाई ये भी है कि एक छोटी सी लापरवाही ने 62 लोगों की जान ले ली। साथ ही यदि टाइम रहते पायलट फ्लाइट 1166 की तरह डिसीजन ले लेते तो लोग अपनी जान नहीं गंवाते। आपकी नजरों में इस कंप्लीट डिजास्टर का मेन विलन कौन था, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही दिल दहला देने वाली ट्रू एविडेंस स्टोरी के साथ। टिल देन गुड बाय।